वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका पार्ट 2 है, यानी बिजनेस फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आप लोगों को मॉडल्स तक करा चुकी थी, डिविडेंड के मॉडल तक। तो आज अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। Working capital management is an important financial term. It revolves around two major financial components, namely the current assets and current liabilities. These two components make up the working capital of a business. Working capital management deals with the managerial accounting strategies that monitor the current assets and liabilities. This is essential for a business to maintain an efficient operation of the company. An effective working capital management ensures that the business always has a sufficient cash flow to support its short-term operating cost and debt obligations. देखो, मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो तो वो कैपिटल बजटिंग होता है। वही अगर आप करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। वर्किंग कैपिटल के जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। इन्हीं दोनों को मिलाकर जो है वो कंपनी का वर्किंग कैपिटल बनता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल जो है आपकी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को मॉनिटर करता है। और ये इफेक्टिव, अगर आपकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छी है तो इसका मतलब आपके पास हमेशा फंड है, आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लो है, ताकि आप अपने जो छोटे मोटे कर्ज होते हैं जैसे करंट लायबिलिटीज उनको पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर वर्किंग कैपिटल बताता है। जैसे इसकी साइकिल होती है ना, इन्वेंट्री होती है, आपके पास स्टॉक होता है, फिर आप उसे बेच देते हो, कलेक्शन, और फिर उसके बाद पेमेंट। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब देखो, वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या है? इट इज एन एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, यानी आपके पास करंट एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए। लायबिलिटी से, प्रोविजन से आपके पास करंट एसेट्स ज्यादा होने चाहिए। इसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये डिफरेंस बताता है कि कितना फंड आया और कितना फंड गया। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? वर्किंग कैपिटल इंक्लूड स्टॉक ऑफ मटेरियल, फ्यूल, सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, बाई प्रोडक्ट, कैश इन हैंड, बैंक। ये सारी चीजें वर्किंग कैपिटल के अंदर जो है वो इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैम लाएंगे कहाँ से? मैम पैसा लाएंगे कहाँ से? तो चलिए बताते हैं पैसा आएगा कहाँ से। सबसे पहले है पब्लिक डिपॉजिट, यानी आप जनता से पैसे मांगोगे, पब्लिक से पैसा मांगोगे। दूसरा है बैंक क्रेडिट, बैंक के पास जाओगे, लोन लोगे, उनसे उधार लोगे। ट्रेड क्रेडिट, जो बड़े बड़े सप्लायर्स होते हैं ना, उनसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल वगैरह आप उधार पे लोगे। या तो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पहले ही से एडवांस में पैसे ले लो। इनकम फ्रॉम सेल, कुछ आपके पास अगर सामान है तो उसको बेच के जो पैसा आएगा वो आप यूज कर सकते हो। सेल्फ फाइनेंसिंग, कुछ आपने रिटेन अर्निंग कर रखी होगी, कुछ बचा के रख रखा होगा, उसको यूज कर लीजिए। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर इशू कर दीजिए, डिबेंचर इशू कर दीजिए, अपने आप पैसे आ जाएंगे आपके पास। कैश क्रेडिट, देखो कैश क्रेडिट क्या होता है? जब आप बैंक के पास जाते हो तो बैंक आपको एक लिमिटेड क्रेडिट कर देती है, यानी बोल देती है कि आपको हम 5 लाख तक का दे देंगे। ठीक है, तो वो जितने पैसे उसमें से निकालेगा ना बेटा, जैसे उसने 5 लाख में से 1 लाख रुपए निकाला, तो 1 लाख रुपए पे ही ब्याज देना पड़ेगा, पूरे 5 लाख पे ब्याज इस पे नहीं देना पड़ेगा आपको। आप जितना निकालोगे ना उतने पे आप ब्याज दे दो। वो होता है कैश क्रेडिट। फिर होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, आपके पास कोई बिल ऑफ एक्सचेंज रखे हुए हैं तो उसको डिस्काउंट कर लीजिए, जाके बैंक में जमा कर दीजिए, पैसे मिल जाएंगे। पैकिंग क्रेडिट, देखो पैकिंग क्रेडिट उनको मिलता है एक्सपोर्टर्स को। एक्सपोर्टर्स कौन होते हैं? जो अपना माल बाहर विदेशों में बेचते हैं। तो जो अपना माल बाहर विदेशों में बेचते हैं तो उनके लिए जो भी उनको रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी पैकेजिंग का खर्चा है, उसके लिए सरकार उन्हें लोन देती है, उसे बोलते हैं पैकिंग क्रेडिट। लास्ट है कमर्शियल पेपर। जैसे आपका कमर्शियल पेपर होते हैं इशू, जैसे डिबेंचर्स इशू करते हो ना, वैसे कमर्शियल पेपर भी इशू किया जाता है, और ये रेप्यूटेड कंपनी करती है। इसके अंदर कोई भी सामान गिरवी वगैरह नहीं रखती है कंपनी, सिर्फ एक नोट बना के देती है कि आप हमें इतना पैसा दे दो, हम 1 साल 2 साल में आपको इतना पैसा आपको ब्याज के साथ दे देंगे। तो ये विश्वास पत्र एक तरीके का बोल सकते हो, कमर्शियल पेपर जो दिया जाता है। लेकिन ये सभी को नहीं, ये रेप्यूटेड कंपनी के लिए ही होता है भाई, अच्छी अच्छी कंपनी से। वही नहीं तो एरी गैरी कंपनियों को कौन उधार दे देगा ऐसे करके? कोई विश्वास भी नहीं करेगा उनपे तो। वर्किंग कैपिटल फंडिंग इज द कॉस्ट ऑफ फंड दैट इज यूज फॉर परचेज पर्पज ऑफ फाइनेंसिंग इन अ बिजनेस। बिजनेस जो है ना, बिना वर्किंग कैपिटल के तो चलता नहीं है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो सिंपल सी बात है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर बिजनेस की फाइनेंस होगी इक्विटी से, और कॉस्ट ऑफ डेट होगा डेट से, यानी इक्विटी चाहिए तो इक्विटी से पैसा लीजिए, इशू शेयर करिए, शेयर इशू करिए। और डेट चाहिए तो डिबेंचर्स और कमर्शियल पेपर से आप ले सकते हो। दो ही तरीके हैं यहाँ पे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, या तो इक्विटी या तो डेट। चलिए नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर वर्किंग कैपिटल।
वर्किंग कैपिटल के टाइप होते हैं, एक तो बेसिस ऑफ टाइम, एक तो होता है बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बेटा, और आपके नेट वर्किंग कैपिटल। टाइम के हिसाब से आपका होता है परमानेंट, जिसे हम फिक्स्ड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है टेम्पररी, जिसे हम वेरिएबल भी बोलते हैं। तो वन बाय वन हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इट रिफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन टोटल करंट और सर्कुलेटिंग असेट्स। यानी आपने जितना इन्वेस्टमेंट टोटल करंट असेट्स के अंदर लगाया है वो सिर्फ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब आपकी कुल संपत्ति, आपकी करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को माइनस करके जो अमाउंट बचता है उसे बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस करके जो आपका अमाउंट निकलेगा दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। और याद रखिएगा करंट एसेट्स ज्यादा ही होते हैं, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स। अब आता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। This refers to that minimum amount of investment in all the current assets which is required at all times to carry out minimum level of business activities. In other words, it represents the current assets required on a continuing basis over the entire year. टंडन कमिटी हैज रिफर्ड टू दिस टाइप ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कोर करंट एसेट्स। देखो, परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होता है कि इतना तो पैसा हमको चाहिए ही चाहिए अपना बिजनेस चलाने के लिए। भाई अगर आप एक, मैं सपोज करिए मैं एक पार्लर खोलती हूँ, तो उस पार्लर में मुझे मशीन, मुझे सारा मेकअप का सामान, एटलीस्ट सारा स्टॉक, सब कुछ इतना तो मुझे चाहिए ना पैसा कि ये सारा सामान मेरे पास अवेलेबल हो जिससे मेरा बिजनेस आगे चल पाए। तो यानी आपको इतने करंट एसेट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए जिससे आपका बिजनेस एक साल से आगे चले। टंडन कमिटी जो है, टंडन कमिटी, इसी ने ये वर्ड दिया था कोर करंट एसेट्स, याद रखिएगा। जैसे कि अगर आपकी कोई भी दुकान है बेटा, लगा लो अगर आपकी चाय की दुकान अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए एक मिनिमम चाय की दुकान चलाने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो चाहिए ना। वो होता है परमानेंट, इतना तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। दूसरा होता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। The amount of such working capital keeps on fluctuating from time to time on the basis of business activities. In other words, it represents additional current assets required at different times during the operating years. देखो, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो घट सकती है और बढ़ भी सकती है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा कि जैसे मेरा पार्लर का बिजनेस था। अच्छा एक बात बताइए, जब तीज आएगी, जब फेस्टिवल आता है, करवा चौथ आता है, जब लेडीज का फंक्शन आता है, त्यौहार आता है, ओकेजन आता है, तो फिर आप देखोगे भीड़ हो जाती है पार्लर के अंदर। तो यानी इस टाइम पे सीजन वाइज सीजन अगर देखा जाए तो इस टाइम पे क्या होता है, मुझे एडिशनल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे और यहाँ से थोड़ा सा पैसा खर्च करके मुझे और सामान मंगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सीजन नहीं है तो घट जाती है। यानी सिंपल सी बात है, ये फ्लक्चुएट करती है। फ्लक्चुएट का मतलब ये कभी बढ़ेगी कभी कम होती है। ये टाइम टू टाइम होता है बेटा। जैसे सीजन आते हैं ना आप लोगों के, अब दिवाली आएगी तो दिवाली पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कितने बिकते हैं, तो उनको और स्टॉक मंगाना पड़ेगा दुकान वालों को, क्योंकि दिवाली पे सेल होती है और लोग खरीदते हैं दिवाली पे, क्योंकि कोई नया आइटम खरीदते हैं लोग दिवाली पे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदते हैं। तो यानी इस टाइम पे फिर आपको थोड़ा सा कैपिटल और लाना पड़ेगा। यानी ये आप अपनी जरूरतों के हिसाब से यहाँ पर कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ऐसे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग ये दोनों सेम ही है, ठीक है। फिक्स्ड भी वही मतलब है कि आपका जो अमाउंट है वो सेम ही रहता है, आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए। और जो फ्लक्चुएटिंग होता है वो ज्यादा भी चाहिए हो सकता है, कभी कभी नहीं भी चाहिए होता है। भाई सीजन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके का इसका ग्राफ बनता है। आप देखो, ये परमानेंट करंट ऐसे आपके हैं, और ये आपका फ्लक्चुएटिंग है जो ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, जैसे ये बन रहा है ना, जिगजैग जिगजैग करके। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब आपका वर्किंग कैपिटल अप्रोचेस को। क्वेश्चन जो है ना मिनिमम देखा गया है कि यहाँ से तो आते हैं। तो यहाँ पे 3 अप्रोचेस होते हैं जो आपको याद रखना है: मैचिंग अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच और अग्रेसिव अप्रोच। अब देखो, मैं उसको आपको बहुत छोटे से एक सिंगल सेंटेंस में समझाने की कोशिश करूंगी इसको। देखो, मैचिंग अप्रोच का मतलब, जैसे मैंने अभी आपको 2 चीजें बताई थी कि एक तो आपका टेम्पररी होता है कैपिटल, एक होता है परमानेंट कैपिटल जो आपको चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये दोनों यहाँ पे काम आएंगे, इसलिए याद रखिएगा। मैचिंग अप्रोच जिसे बोलते हैं हेजिंग अप्रोच। हेजिंग अप्रोच ये बोलती है कि अगर आपने जो आपका परमानेंट कैपिटल है ना, परमानेंट कैपिटल के लिए, जैसे अब मेरा मैं दुकान खोलूंगी, उसका किराया भी देना होगा, दुकान पे सारा मशीन चाहिए, दुकान पे मतलब सारे मेकअप का सारा सामान चाहिए, बहुत सब कुछ चाहिए, मतलब मुझे कम से कम 4-5 लाख रुपए चाहिए। तो मैं बैंक के पास जाऊंगी ऑब्वियसली से लोन लेने के लिए। तो इन्होंने बोला है कि जब आपको परमानेंट कैपिटल की जरूरत होती है तो आप लॉन्ग टर्म लोन ले लीजिए। क्या लीजिए?
लॉन्ग टर्म लोन लीजिए। यानी अगर मैं बैंक के पास जाऊंगी तो मैं बोलूंगी मुझे 5 साल या 6 साल के लिए दे दो लोन, और मैं 5-6 साल में आपका चुका दूंगी। यानी अगर मैं बड़ा अमाउंट ले रही हूँ बेटा, परमानेंट आप ले रहे हो कैपिटल, तो आप लॉन्ग टर्म लोन लीजिए। लेकिन अगर आप टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की आपको जरूरत है, सपोज करिए सीजन ज्यादा आ गया तो मुझे 50,000 या 1 लाख की जरूरत है, तो आप क्या करो, आप शॉर्ट टर्म लोन ले लो, जैसे कि 6 महीने का, 3 महीने का। तो अब फायदा क्या होता है मैम, देखो बेटा, सिंपल सी बात है, हेजिंग का मतलब होता है मैच करो। जो परमानेंट कैपिटल है उसमें लॉन्ग टर्म लोन ले लेना, और जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो शॉर्ट टर्म लोन ले लेना। ये बोला गया है हेजिंग अप्रोच में, कि भाई आप मैच करो, लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म के साथ, छोटे टेम्पररी को शॉर्ट टर्म के साथ ले लो। अब इसमें रिस्क भी नहीं रहेगा आपको, क्योंकि जो बेटा बड़ा अमाउंट लिया है आपने 5-6 लाख, उसके लिए आपके पास समय है चुकाने के लिए, आप चुका सकते हो। और जो छोटा अमाउंट के लिए लिया है उसमें आपको फायदा ये रहेगा कि ब्याज कम देना पड़ेगा। 3-4 महीने का आपने लोन लिया है छोटा टेम्पररी के लिए, तो आप 3-4 महीने में जो आपको है ब्याज का सस्ता पड़ेगा। तो दोनों तरीके से फायदा है, और इसमें रिस्क भी नहीं है, मॉडरेट है, कॉस्ट भी, रिस्क भी मॉडरेट है, और मतलब बिल्कुल ठीक है, आराम से आप तसल्ली से अपना बिजनेस कर सकते हो। अब आता है कंजर्वेटिज्म अप्रोच। कंजर्वेटिज्म अप्रोच में ना थोड़ा सा आप बच के चलते हो, थोड़ा सा और डर के रहते हो। डर के रहने का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, परमानेंट के लिए भी, जो आपकी परमानेंट कैपिटल थी उसके लिए भी, और जो आपकी टेम्पररी कैपिटल थी उसके लिए भी आप क्या करते हो, लॉन्ग टर्म लोन ही ले लेते हो दोनों के लिए। दोनों के लिए ही आप लॉन्ग टर्म ले लेते हो कि भैया एक काम करो, आप जो है, मैंने जो 5 लाख रुपए का लोन था वो भी आप 5 साल के लिए कर दो, और जो मैंने अभी 50,000 या 1 लाख जो छोटा टेम्पररी के लिए लिया है उसको भी आप 5 साल के लिए कर दो। अब बस इसमें नुकसान आपका ये रहेगा कि आपको ब्याज बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। थोड़ा सा ये है, रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 5 साल में तो आप ऑलरेडी अपना छोटा अमाउंट भी पे कर दोगे और बड़ा अमाउंट भी पे कर दोगे। लेकिन बस इतना है कि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट इस पे थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपके जितने भी परमानेंट एसेट्स हैं या परमानेंट या टेम्पररी हैं, सबको आप लॉन्ग टर्म से ही करके दोगे, ठीक है। फिर आता है अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव वाले बड़े रिस्की होते हैं, ये लोग डरते नहीं किसी से। ये क्या कर रहे हैं, परमानेंट कैपिटल और टेम्परेरी कैपिटल दोनों के लिए छोटा अमाउंट का लोन ले रहे हैं, छोटे टाइम के लिए शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं। उन्होंने बोला 5 लाख मुझे चाहिए मेरी दुकान के लिए, और 50,000 मुझे चाहिए क्योंकि सीजन आ गया है तो बिक्री ज्यादा हो रही है, तो 50,000 इसके लिए, और 6 महीने के अंदर मैं दोनों चुका दूंगा, 6 महीने के अंदर। यानी उसने क्या किया कि परमानेंट कैपिटल के लिए भी और शॉर्ट टर्म कैपिटल के, टेम्परेरी कैपिटल के लिए भी उसने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया दोनों के लिए। अब एक बात बताओ, एक ही फायदा है इसमें कि ब्याज नहीं देना पड़ेगा, बस ब्याज कम देना पड़ेगा। लेकिन रिस्क कितना है बेटा, अगर आपकी कमाई नहीं हुई तो 6 महीने में इतना सारा पैसा ब्याज सूद समेत कैसे वापस करोगे। इसके अंदर रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है, सपोज करिए आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपकी सेल बहुत अच्छी हो गई, तो फिर आप तो चुका दोगे 6 महीने के अंदर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं हुआ 6 महीने में, तो इतना अमाउंट कैसे चुकाओगे बैंक को, फिर तो आप लोग गए काम से। तो ये यहाँ पे थोड़ा रिस्क है, एग्रेसिव अप्रोच। आई थिंक आप लोगों को ये इतनी सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट का मतलब आपको पॉइंट दे देंगे और डायरेक्ट बता देंगे कौन कौन सा है जो फैक्टर अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला है साइज ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस का साइज अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली सी बात है मैम, वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर बिजनेस छोटा है तो छोटे पैसे की जरूरत है, ज्यादा कम की जरूरत है। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस बेटा मैन्युफैक्चरिंग का काम है जहाँ प्रोडक्शन होता है, सामान बनता है, तो फिर आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, सर्विस का बिजनेस है, तो इतना जरूरत नहीं होती वर्किंग कैपिटल की। फिर आता है स्टोरेज पीरियड। देखो अगर आप जितने ज्यादा लंबे टाइम तक अपना सामान स्टोर करके रखोगे, उतना ही वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि पैसा ब्लॉक होके रह जाएगा। क्योंकि ब्लॉक इसलिए हो जाएगा, रिलीज नहीं करोगे ना। और जितना जल्दी आप स्टोर कम रखोगे उतना आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सामान बना, बिका, पैसा आया। फिर है क्रेडिट पीरियड। देखो भाई सिंपल सी बात है, क्रेडिट पीरियड, अगर आप किसी डेटर को उधार पे देते हो अपना सामान, और वो कहते हैं मैम हम आपको पैसे बाद में देते हैं, तो पैसा ब्लॉक हो चुका है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की मुझे ज्यादा जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। फिर है सीजनल रिक्वायरमेंट। देखो सीजन के हिसाब से भी होता है, जब सीजन होता है हर चीज का तो हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन अगर जैसे एसी का सीजन है, गर्मियों में सीजन होता है तो एसी खूब बिकता है, तो हमें और एसी मंगाने पड़ेंगे, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। लेकिन जैसे ठंड आ जाती है तो एसी कोई नहीं खरीदता, तो वो डाउन हो जाता है उस टाइम पे। पोटेंशियल ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, जब आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, आप सोचते हो एक की जगह 2 दुकान खोल लूं पार्लर की, तो फिर आपको डेफिनेटली वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। चेंज इन प्राइस लेवल, देखो बेटा महंगाई की वजह से अगर
महंगा हो रहा है सब कुछ, जैसे पार्लर बहुत महंगा हो रहा है ना, हर रेंट महंगा हो गया है, कॉस्मेटिक की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे फिर वर्किंग कैपिटल की मुझे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। फिर है डिविडेंड पॉलिसीज। देखो अगर डिविडेंड पॉलिसी आप चाहते हो ये ज्यादा से ज्यादा अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, डिविडेंड शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दोगे, तो आपको फिर वर्किंग कैपिटल आपके पास कुछ नहीं बचेगा, आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिविडेंड नहीं बांटते हो और अपने पास रखते हो तो फिर वर्किंग कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है। वर्किंग कैपिटल साइकिल, देखो वर्किंग कैपिटल साइकिल यही बोलते हैं जितना ज्यादा टाइम लगाओगे, कच्चा माल आएगा, सामान बनेगा, बिकेगा, अगर इसमें जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ही वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। लेकिन जितना जल्दी जल्दी ये साइकिल पूरी हो जाएगी उतना वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कम लगेगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, देखो भाई अगर आप बिना किसी मिसयूज के सारे प्रोडक्ट का काम अच्छे से हो रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, लेबर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्ट कर रहे हो, काम सही से नहीं हो पा रहा है, सब कुछ इधर उधर फैल गया है, तो फिर यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आपका चाहिए। अब ये ऑपरेटिंग साइकिल देख लो, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सबसे पहला होता है कैश। आपके पास कैश होता है बेटा, कैश से फिर आप क्या करते हो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप कच्चा माल खरीदते हो। रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आप उस काम का प्रोसेस शुरू होता है। भाई टेडी बेयर बना रहे हैं तो टेडी बेयर में कॉटन ले लिया मैंने, कॉटन थ्रेड कलर ले लिया, अब काम चल रहा है, कॉटन भरे जा रहे हैं टेडी बेयर में। फिर होता है फिनिश गुड, फिर बन के मेरा टेडी बेयर तैयार हो चुका है। उसके बाद रिसिट फ्रॉम डेटर, हमने जो उधार पे लोगों को टेडी बेयर बेचे थे अब उनसे पैसा मिलना हमें शुरू हो गया है। ठीक है, ये साइकिल आपको याद होनी चाहिए। अब आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। The cost of capital refers to the minimum rate of return a company must earn on its investment to satisfy its investors and maintain its market value. देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज में बेटा पैसा लगा रहे हो, किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो मिनिमम इतना तो आप उम्मीद करते हो कि हमें इतना प्रॉफिट तो मिल जाए, इतना रिटर्न तो हमें मिले, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सपोज करिए मैंने लोन लिया था 5 लाख का अपने बिजनेस के लिए, उसमें 10% में ब्याज दे रही हूँ, क्या दे रही हूँ मैं, 10% ब्याज दे रही हूँ, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही चीज है 10%, कि आपको कम से कम 10% तो कमाना ही कमाना पड़ेगा, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इतना तो कमाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है फाइनेंशियल डिसीजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में हेल्प करता है। इट सर्व्स एज अ डिस्काउंट रेट, ये एक तरीके का डिस्काउंट रेट की तरह काम करता है, जिससे आप एनपीवी को कैलकुलेट कर सकते हो। साथ ही साथ ये आपके डेट और इक्विटी को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है, कितना डेट कितना इक्विटी। साथ ही साथ ये भी आपकी परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करता है कि आपने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बदले आप लोग उतना प्रॉफिट या रिटर्न कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब अब आपको पैसा खरीदना है बेटा, तो पैसा खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको डेट लेने पड़ेगा। डेट का मतलब उधार लेना पड़ेगा, किसी से बैंक से लगा लीजिए, आपको लोन लेना पड़ेगा। अब देखो कॉस्ट ऑफ डेट में ना एक फायदा होता है टैक्स शील्ड का। क्या होता है, टैक्स शील्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप डेट ना लेते और आपका खुद का पैसा अगर आप बिजनेस में लगाते, खुद का पैसा, सपोज करिए मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने अपने पार्लर में अपने खुद के 1 लाख रुपए बचे हुए लगा लिए, तो गवर्नमेंट कहेगी कि बेटा आप पूरे 1 लाख पे टैक्स दो मुझे। क्या करो, आप पूरे 1 लाख पे मुझे आप टैक्स दो, तो ये तो मुझे नुकसान हो जाएगा फिर तो। लेकिन अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट करती हूँ, यानी अगर मैं उधार लेती हूँ बैंक से और 10% ब्याज बैंक पे, सपोज करिए 1 लाख दिया और 10% में ब्याज दे रहे हैं, तो सरकार कहेगी कि हम आपसे पूरे पैसे पे टैक्स नहीं लेंगे, आप ब्याज का पैसा हटा दीजिए और जो अमाउंट बचेगा उस पर टैक्स दे दीजिए। अब बताइए फायदा किस पे है, पूरे के पूरे 1 लाख पे दोगे टैक्स का फायदा फायदा है, या फिर आप जो है वो डेट लोगे और जो लोन लोगे उसका ब्याज का पैसा हटा के तो कम हो जाएगा ना बेटा, 1 लाख पे 10% का ब्याज हटा दो, तो जो जितना पैसा 90,000 जो बचेगा, तो 90,000 पे अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कम पे टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ पे आपका टैक्स का बचाव होता है। इसीलिए डेट लेना ज्यादा फायदेमंद है अपने खुद के पैसे लगाने से ज्यादा। समझ में आ गया ये चीज? इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है,
दो तरीके के डेट हैं, इरिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट वो होता है बेटा, इरिडीमेबल जो कभी भी आप चुकाते नहीं हो, और रिडीमेबल वो होता है जो टाइम, जितना टाइम देता है उस हिसाब पे अपना जो है लोन चुका देते हो। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्री टैक्स कॉस्ट है K इज इक्वल टू आई, आई का मतलब यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। ये फॉर्मूला है, सिंपल सा लगाना है इसमें, एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। लेकिन अगर आफ्टर टैक्स आपसे पूछा जाएगा तो फिर आफ्टर टैक्स के लिए यहाँ पर आपको एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, 1 माइनस टैक्स रेट इक्वल टू, यहाँ पे आपको एनुअल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है। फिर है रिडीमेबल डेट, रिडीमेबल डेट का भी फॉर्मूला यही होता है, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आपका रिडेम्पशन वैल्यू माइनस आपकी नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय स्मॉल एन, यानी मैच्योरिटी पीरियड वाला ईयर, डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूले आप लोगों को लर्न करने हैं। फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो चाहे कंपनी लॉस हो प्रॉफिट हो, इनको इनको फिक्स्ड डिविडेंड पे किया जाता है। समझ में आ रहा है? इनको फिक्स्ड डिविडेंड पे किया जाता है। और ये याद रखना, इसमें टैक्स का बचाव नहीं मिलता है। इसके अंदर टैक्स पे करने के बाद यानी आफ्टर टैक्स का जो प्रॉफिट होता है, आपने टैक्स वैक्स सब पे कर दिया है, जो प्रॉफिट बचेगा वो आप इनको देते हो, इसीलिए इसमें टैक्स का कोई लेना देना नहीं होता। तो इसके अंदर भी इरिडेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडेबल। इरिडेबल वालों के लिए जो फॉर्मूला है वो आसान है, ठीक है, सिंपल सा। आपको क्या करना है, फिक्स्ड एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, बस सिंपल। लेकिन जो रिडेमेबल वाले हैं ना, इनका थोड़ा सा बड़ा है, फॉर्मूले सबके सेम रहेंगे, फॉर्मूले सबके सेम रहेंगे। देखो बस वहां पे एनुअल इंटरेस्ट था, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। फॉर्मूला आप लोग मैच करना, सेम है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा, एनुअल इंटरेस्ट की जगह बस कर देना है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय स्मॉल एन मैच्योरिटी पीरियड डिवाइडेड बाय आपकी रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली बस आगे का चेंज होगा, वहां पे एनुअल इंटरेस्ट था, यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड। अब आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में भी आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। डिविडेंड प्राइस अप्रोच, जहाँ पे जीरो ग्रोथ होती है, यहाँ पे किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0, ठीक है। फिर आता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, जिसे बोलते हैं गॉर्डन मॉडल। ग्रोथ आ जाएगा तो कुछ नहीं है, जी को प्लस कर दो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा D1 डिवाइडेड बाय P0, P0, ठीक है, P0 का मतलब होता है करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी, जी का मतलब ग्रोथ रेट। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। फिर कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल, यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका फॉर्मूला है RF रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब आपने जो अपने प्रॉफिट का हिस्सा बचा के रख रखा है और डिविडेंड के में पे नहीं करा है, अपने पास रख लिया है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, पर्सनल टैक्स एंड ब्रोकेज के साथ आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। के आपकी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस एफ, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले। फिर आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट में मतलब सबको मिला लीजिए, सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को टोटल कर लीजिए, तो ये उसका फॉर्मूला है। ये दो वैल्यू पे बेस्ड होता है, एक तो बैलेंस शीट वैल्यू पे होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है वो करंट जो मार्केट प्राइस में वैल्यू हो रही है उसके पे वेट किया जाता है। दो तरीके से इसका वेट किया जाता है। अगर बात करें व्हाट आर द फैक्टर, देखो फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले याद करोगे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप तुरंत पुट कर लेना उसमें, इसमें कोई हेर फेर वाला खेल नहीं है। इसमें डायरेक्टली आपको अमाउंट सब कुछ दिया रहेगा, बस आपको फॉर्मूले के अंदर उसे पुट करना है। फिर आता है बुक वैल्यू वेट, हाँ हो गया सॉरी, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले मार्केट का इंटरेस्ट रेट करता है, टैक्स पॉलिसीज करती हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करती है, और इंटरनल फैक्टर की बात करें तो आपकी खुद की स्ट्रक्चर पॉलिसी, डेट इक्विटी का बैलेंस है या नहीं है, डिविडेंड दे रहे हो या रख रहे हो, इन्वेस्टमेंट रिस्क कितना है प्रोफाइल्स में, तो ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, फैक्टर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझना, ठीक है। देखो डेट कैपिटल दिया हुआ है 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं 1 लाख, इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख, और आपको कंपोनेंट को कॉस्ट दी हुई है 8% बिफोर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर 10% कैलकुलेट करना है। पैरामीटर दिया हुआ है बेटा, टैक्स रेट 30% दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट 5% दिया है, मार्केट रिटर्न 11% है, बीटा 1.2, सब कुछ दिया रहेगा, आप टेंशन मत लो।
अब आपको पहला निकालना है आफ्टर टैक्स डेट। आफ्टर टैक्स डेट निकालने के लिए आप क्या करोगे बेटा, जो आपका कंपोनेंट कॉस्ट दिया हुआ है 8%, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है 0.3, 30% है ना, 30 डिवाइड बाई 100 0.3, तो 5.6 आपका आफ्टर टैक्स रेट का निकल आया। फिर इसमें बोला है कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियस, तो कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंशियस बेटा 10% ऑलरेडी दिया हुआ है, 10% ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बोला गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रॉपर पूरा आर एफ, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना सीपीएम वाला, वही है 5% यानी रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा कोएफिशिएंट कितना है 1.2 मल्टीप्लाई, अच्छा मैं जूम कर देती हूँ अगर नहीं दिख रहा तो, अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या है, सीएपीएम का मेथड लगाना है, तो सीएपीएम का मेथड मैंने आपको बताया हुआ है अभी, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। सब कुछ दिया रहेगा, टेंशन मत लेना एग्जाम में। 5% आपका दिया हुआ है आर एफ प्लस 1.2 बीटा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय 11% आपका मार्केट रिटर्न माइनस 5%, टोटल 12.2 निकल आएगा। अब बोला गया वेट निकालो, वेट निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वेट यहाँ पे जो निकाला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी 0.5, क्योंकि रिस्क फ्री रेट है 50% है, डब्ल्यू पी आपका 10% है, डब्ल्यू डी आपका 40% है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। अब आपको कंप्यूट करना है। कंप्यूट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी वेट आएगा, जो भी वेट दिया रहेगा 0.40 दिया हुआ था, 0.40 इंटू आपको मल्टीप्लाई कर देना है आफ्टर टैक्स डेट कॉस्ट जो आपने निकाली थी 5.6, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर प्लस करो, दूसरा वेट कितना है 0.10, 0.10 इंटू फिर आपका दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कितनी निकली थी 10%, उसका कर लो। फिर प्लस तीसरा वेट कितना है 0.50 और तीसरे का आंसर कितना निकला था 12.2, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, निकाल के 9.34 आ जाएगा। यानी आज में डेट, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी तीनों का जोड़ है यहाँ पे, डेट इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और डेट इक्विटी, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है वेट से बस, और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला दिया रहेगा इसलिए टेंशन की कोई बात ही नहीं है, फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, टेंशन सबसे बड़ा यहाँ है, नहीं है तो फिर दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट है कैपिटल बजटिंग। Capital budgeting decision may be defined as a firm decision to invest its current fund most efficiently in long-term assets in anticipation of expected flow of benefit over a series of years. मैंने अभी आपको बोला कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म एसेट्स में लंबे टाइम के लिए, 1 साल से ज्यादा के टाइम के लिए, तो उसे हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग का प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से याद होना जरूरी है। सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी आपको सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी कि आपको पैसा इन्वेस्ट बेटा करना कहाँ पर है। फिर उसके बाद आपको देखना है इवेल्युएटिंग फिजिबिलिटी एंड कैश फ्लो प्रोजेक्शन, यानी अब आपको ये देखना है कि कितना कैश इसमें आएगा और कितना कैश हमारा यहाँ से जाएगा। एस्टिमेटिंग कॉस्ट एंड रिटर्न, फिर आपको ये देखना है कितना हमारा खर्चा हुआ और हमें बदले में कितना रिटर्न मिलेगा। अप्लाइंग कैपिटल बजटिंग मेथड, फिर आपको अपना बजटिंग मेथड निकालना है, चाहे आप एआरआर निकालो, आईआरआर निकालो, एनपीवी निकालो, पे बैक पीरियड, इससे आप कैलकुलेट करोगे कि हमें कितना फायदा मिलेगा। फिर है चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, फिर आपको जो सबसे बेस्ट लगे आप चूज कर लीजिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए और देखते रहिए काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसके मेथड होते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक के, एक होता है ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं नॉन डिस्काउंट टेक्निक, एक दूसरा होता है मॉडर्न जिसे बोलते हैं डिस्काउंट कैश फ्लो टेक्निक। नॉन डिस्काउंट के अंदर पे बैक पीरियड और एआरआर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आता है, और मॉडर्न के अंदर एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पे बैक पीरियड। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू रिकवर ओरिजिनल कॉस्ट इन्वेस्टेड इन प्रोजेक्ट, यानी इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने जितने भी साल के लिए जो भी पैसा आपने लगाया है, तो कितने जल्दी या कितने सालों में वो आपका पैसा आपको रिकवर हो जाएगा। तो जितना जल्दी होगा उतना फायदा है। भाई अगर मेरा पैसा लगाया हुआ मुझे 2 साल के अंदर अंदर मिल रहा है और एक मिल रहा है मुझे 4 साल के अंदर, तो कौन सा चूज करोगे? भाई जितना जल्दी रिकवर हो जाए वही अच्छा है ना, तो मैं कम टाइम वाला चूज करूंगी, तो वो पे बैक पीरियड है। इसमें दो तरीके होते हैं, जब जब तो आपका कैश फ्लो हर साल सेम हो, हर साल जो है ना बेटा मुझे 50,000 50,000 50,000 रिटर्न मिल रहा है हर साल। एक होता है जब आपका कैश फ्लो हर साल अलग हो, किसी साल 50 मिल गया, किसी साल 6 साल मिल गया, किसी साल 2,000 मिल गए, ऐसे। तो फॉर्मूले हैं इसका,
पे बैक पीरियड मेथड का सबसे पहला कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, या फिर आप बोल देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। सिंपल फॉर्मूला है, जब आपका कैश इनफ्लो सेम रहे। लेकिन जब आपका कैश इनफ्लो हर साल अलग अलग रहता है तो फॉर्मूला है कंप्लीटेड ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर इंटू 12। अभी सॉल्व करते हैं, समझ आ जाएगा। 1 मिनट, मैं ना यहाँ पे पेन ले लेती हूँ अगर काम कर जाए तो। ये एग्जैक्टली exactly काम नहीं कर रहा है बहुत दिनों से। देखो पे बैक पीरियड जो है इसमें सबसे पहला है कि कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख रुपए इन अ न्यू प्रोजेक्ट, और इसका कांस्टेंट है हर साल हमें 25,000 रुपए मिलते हैं 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए। हर साल क्या मिल रहा है मैम? 25 25 25 25 ही मिल रहा है। पे बैक पीरियड निकालिए, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, तो सिंपल है, हर साल सेम मिल रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है बेटा आपका? शुरुआत में कितना पैसा लगाया मैम? 1 लाख लगाया, तो 1 लाख लिख दो। और डिवाइड से कितने से करना है? एनुअल कैश इनफ्लो, हर साल कितना मिल रहा है मैम? 25,000 मिल रहा है। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 25 साल, यानी 4 साल में आपका जो पैसा है रिकवर हो जाएगा पूरा। कितना? 4 साल में मैम। 4 साल में आपका पे बैक पीरियड है, 4 साल में आपको आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। आ गया? ये क्वेश्चन इसलिए कराया है क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दूसरा बेटा क्वेश्चन है आपका, जब आपकी कैश फ्लो सेम ना रहे, तो मैम सेम ना रहे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सेम नहीं रहता तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक इंटरप्राइजेस है जिसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख का, या मिसप्रिंट है बेटा, यहाँ पे 2 लाख है। ठीक है, पहले साल में मैम 60,000 मिला, दूसरे साल में 80 मिला, तीसरे साल में भी 80 मिला। ठीक है, और चौथे साल में मैम 50,000 मिला, और पांचवें साल में मैम हमें 90,000 मिला। ऐसे ऐसे करके मैम 5 साल हमें अलग अलग अमाउंट मिले। अब हमें पे बैक पीरियड निकालना है कि कितने साल में हमें मिल जाएगा पूरा पैसा। तो इसमें हम जोड़ना शुरू करते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। पहला हमें साल में कितना मिला बेटा? 60,000, तो 60,000 लिख दो, 60,000 में से जोड़ोगे 60,000 ही आया। दूसरे साल में कितना मिला? तो बेटा 80 को 60,000 से जोड़ दो मैम, 1,40,000 मिला। बिल्कुल ठीक है। अब बेटा 80, तीसरे साल में भी 80 मिला, तो 80 को 1,40,000 में जोड़ दो तो कितने हुए? 2,20,000। यह अमाउंट गलत है, इसलिए कहती हूँ पीडीएफ में ज्यादा मत भागा करो, कई चीजें मिसप्रिंट हो जाती है जो ओरली समझ में आती है। यहाँ पे 2,20,000 बेटा गलत मिसप्रिंट हो गया। फिर आगे आएंगे बेटा, यहाँ 2,20,000 50 करोगे तो 2,80,000, ऐसे करके जोड़ते जाओ। ठीक है, 2,70,000 आई थिंक है ना, 70 कितना, 80 70 80 जो भी है। ठीक है, ये जोड़ते चले जाना है आपको, क्यूमुलेटिव करते जाना है। अब एक बात बताओ, आपने कितना इन्वेस्ट किया? 2 लाख, तो बेटा हम हमेशा कम में देखते हैं, तो 2 लाख से कम कौन से पॉइंट पर है मैम? 1,40,000। मैम 1,40,000 वाला जो पॉइंट है ये 2 लाख है, क्योंकि अगर हम अगली स्टेज पे जाएंगे 2,20,000 वाले पे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमें ज्यादा पे नहीं जाना है, हमें रुक जाना है, 2 लाख से कम पे ही रुकना है। तो मैम कहाँ पे रुके हम? 1,40,000, ये वाला बेटा, ये सेकंड पॉइंट हमारा आंसर है। सेकंड पॉइंट पे रुके हैं, यानी हमारा जो पे बैक पीरियड है वो 2 और 3 के बीच में है, क्योंकि भाई 2,20,000 कर देंगे तो ज्यादा है, और 1,40,000 कम है, तो यानी इन दोनों के बीच में आंसर है, 2 या 3 साल के बीच में आंसर है। ठीक है, तो हम कम पे रुक जाते हैं, कम पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोला गया है? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, अब इस पे कैलकुलेटर चाहिए, यहाँ पे ना कैलकुलेट नहीं है, तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेती हूँ, 2 मिनट रुको। चलो हाथ से ही कर लेते हैं। कितना है यहाँ पे? नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो, यहाँ पे हमने कहा था फॉर्मूला कंप्लीटेड ईयर, तो कंप्लीट कितना हो चुका मैम? 2। 2 तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने कम पे सिलेक्ट किया है ना, 1,40,000, ज्यादा पे नहीं कर सकते। तो 2 साल तो पूरे कंप्लीट हो गए, तो 2 तो आ ही गया यहाँ पे। ठीक है, अब हाथ से करते हैं कैलकुलेट में भी, क्योंकि कैलकुलेटर ओपन नहीं हो रहा। उसके बाद हमें चाहिए कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कितना है बेटा? 80,000। नेक्स्ट का पूछा है ना, तो 2 के बाद तीसरे नंबर का कैश इनफ्लो कितना है? 80, ये लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर क्या है? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बेटा 2 लाख थी हमारी इन्वेस्टमेंट, हमने कितनी करी थी मैम? 2 लाख करी थी आपने तो। और 2 लाख, और हम रुके कितने पर हैं बेटा? अगर मैम 1,40,000, तो माइनस कर दो दोनों को, 2 लाख माइनस 1,40,000, तो 60,000 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। तो बेटा 80,000 और 60,000, तो कैसे कितना आएगा? मेरी भी मैथ इतनी खास नहीं है जो मैं एकदम फटाफट कर दूं आप लोगों को। जैसे बॉयज लोग ज्यादा कर लेते हैं ना, एकदम बैठे बैठे कैलकुलेट कर देते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं। यहाँ तो बिना उंगली के, बिना कैलकुलेटर के होता ही नहीं है। 60 80, अगर इसको डिलीट ऐसा कर दें, 4 0 से 4 0 कट गया,
8 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। 8 7 5 40 8 8 7। हाँ बेटा 7 5 आएगा, 0.75। 0.75 प्लस 2 तो 2.75 इसका आंसर आ जाएगा। 2.75। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, क्योंकि इसमें पूरा कैलकुलेटेड नहीं है, पहले बता दिया है, इसमें पूरा कैलकुलेशन नहीं है, इसे ध्यान से ये कैलकुलेशन देख लेना। मैंने आपसे बोला 2 लाख इन्वेस्ट किया था, पहली साल 60 मिले, दूसरे साल 80 मिला, तीसरे साल 80, चौथे साल 50 और 90। अब हमें ये देखना है कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे कम, हम क्यूमुलेटिव बनाते हैं, इकट्ठा जोड़ते हैं। पहला 60,000 था तो इसके पास तो कुछ जोड़ने के लिए है नहीं, तो 60 का 60 कर देंगे। फिर दूसरा 80 है तो 80 में 60 जोड़ोगे तो बेटा कितना आएगा, 1,40,000। 1,40,000। अब जब 80,000 में फिर से 1,40,000 जोड़ोगे, 80 से 1,40,000 जोड़ोगे तो यहाँ 2,20,000 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है, इसलिए मैं करेक्ट कर देती हूँ। 2,20,000 आगे हमें जाना ही नहीं, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट 2 लाख तक ही था, तो छोड़ दो। तो बेटा हम ज्यादा पे नहीं जाते हैं, हम कम पे रुक जाएंगे। तो हम किस पे रुक गए मैम, 2 वाले पॉइंट पे, क्योंकि 1,40,000 पे, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 2,20,000 है, ज्यादा है। तो हम 2 वाला जो है हमारा यहाँ पे हो गया, रुक जाना है हमें यहाँ पे। अब हमसे बोला गया है कि सबसे पहले कंप्लीटेड ईयर बताओ, कितने साल कंप्लीट हो गए थे। 2 साल पे रुक गए हैं ना, तो 2 साल हमारे मैम कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, प्लस कर दो। ऊपर पूछा गया रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बताओ। तो बेटा हमने इन्वेस्ट कितना किया था मैम, 2 लाख, और कंप्लीट कितना हो रहा है, 1,40,000। तो 2 लाख में 1,40,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा मैम, 60,000। ये हमारा रिमेनिंग है। नीचे बोला गया है कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर, जहां पे आप रुके हुए हो ना उसके अगले साल का कैश फ्लो कितना है वो लिखो। तो मैम हम 2 पे रुके हुए हैं, तो 2 का अगला साल जो है वो तीसरा पॉइंट है। तीसरे में मैम 80,000 मिले थे, तो वो लिख दो। बस इसे सॉल्व कर दो, जब 80,000 से 60,000 काटोगे तो 0.75 आ जाएगा। 0.75 को 2 से जोड़ दोगे तो 2.75 आपका आंसर है। बस अब तो आ गया समझ में, नहीं तो फिर पीडीएफ दे दिया तो ढूंढते रहोगे कि ये कैसे आया, ये कैसे आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज, सॉरी क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मींस एवरेज एनुअल अर्निंग ऑन द प्रोजेक्ट। अंडर दिस मेथड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड। देखो एक ये ऐसा एआरआर ही एक ऐसा मेथड है बेटा जो कैश फ्लो पे काम नहीं करता। पे बैक पीरियड फलाना एनपीवी एपीआई सब कुछ कैश पे काम करता है, लेकिन एआरआर कैश पे काम नहीं करता। एआरआर जो है वो सिर्फ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन पे काम करता है। आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये आपको याद होना चाहिए। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एक फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, जो आपको याद रखना है। इसका भी एक क्वेश्चन है जो सॉल्व करते हैं। कंपनी ने इन्वेस्ट किए थे 1 लाख प्रोजेक्ट में, और प्रॉफिट जो है उसका बेटा वो हमें निकालना है आफ्टर टैक्स, 5 साल का हमें निकालना है। वो दे रखा है यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, हमें एआरआर निकालना है। तो मैंने अभी आपको एआरआर का फॉर्मूला बताया था कि एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। एनुअल प्रॉफिट कितना है बेटा, 10,000, 15,000, 20,000, 25 और 30, पांचों को जोड़ दीजिए। पांचों को जोड़ देंगे तो 1 लाख अमाउंट आ जाएगा। तो मैम 1 लाख हमारा प्रॉफिट है पूरा टोटल, डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाई, अब 5 से डिवाइड कर देना, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है, 1 लाख को 5 से डिवाइड करना है क्योंकि 5 साल है। डिवाइड करोगे तो 20,000 निकल के आएगा। 1 लाख मत लिख देना, पूरे 1 लाख के 1 लाख। ठीक है, फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था बेटा, मैम इन्वेस्टमेंट 1 लाख किया था, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से डिवाइड कर दोगे तो एवरेज निकलेगा 50,000। तो 20,000 डिवाइडेड 50,000 इंटू 100 आपका 40% निकल आएगा। अच्छा अब एक बात बताती हूँ आपको, अगर आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। जितना ज्यादा हायर होगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जितना ज्यादा, यानी आपको औसत प्रॉफिट कितना मिल रहा है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ये बोलता है आपको पूरा एवरेज प्रॉफिट आपका साल का कितना है। तो जितना ज्यादा होगा ना बेटा परसेंटेज, उतना ही अच्छा है, यानी आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं है। पांचों को जोड़ दीजिए, 10, 15, 20, 25, 30 ये प्रॉफिट है। एवरेज निकालना है, इसे डिवाइडेड बाई 5 करना है क्योंकि 5 साल का था। और फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए, एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, 2 से डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, इसीलिए यहाँ पर आपका 20,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में आता है। एक आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी होता है, इसके अंदर जो है कैश इनफ्लो को हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाकर डिफरेंट डिफरेंट पीरियड टाइम के लिए। इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा, कंप्लीटेड ईयर्स प्लस रिक्वायर्ड इनफ्लो डिवाइडेड बाई इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर मल्टीप्लाई बाई 12। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है।
फिर आता है डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। अब डिस्काउंटिंग के अंदर एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है। एनपीवी जो है बेटा बेस्ट मेथड है इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लेता है बेटा, लेकिन जो नॉन डिस्काउंटेड वाले थे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते थे, लेकिन एनपीवी, आईआरआर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। इसके अंदर अगर आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो आंसर आएगा, जीरो से ज्यादा आया तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। अगर जीरो से कम आपका आंसर आता है एनपीवी का तो आप रिजेक्ट कर दोगे। और अगर जीरो आता है, एनपीवी जीरो आता है, जीरो के बराबर, तो फिर आप चाहे आपकी मर्जी एक्सेप्ट करो या मत करो, ये आपको याद रखना है। अगेन देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आपका ईयर दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4 और आपका एनपीवी कैश इनफ्लो दिया हुआ है -2 लाख, ये दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट के 80, 90, 1,10,000, 1,20,000। डिस्काउंट फैक्टर 10% आपको दिया हुआ है 1.000। देखो ये ना क्या बताता है कि आज की जो कीमत है 100 रुपए की, आज की जो 100 रुपए की कीमत है वो 1 साल के बाद जो 100 रुपए है उससे कहीं ज्यादा होगी। आज आप 100 रुपए में 100 टॉफी खरीद सकते हो, लेकिन कल के जो 100 रुपए है उसमें सिर्फ आप, जब 1 साल बाद वो 100 रुपए महंगाई की वजह से उस 100 रुपए में सिर्फ आपको 70 टॉफी मिलेगी। यानी आज की वैल्यू ज्यादा है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है। सिंपल सी भाषा में आज की वैल्यू कल के पैसे से वैल्यू से आज की वैल्यू ज्यादा है। तो इसमें डिस्काउंट फैक्टर बेटा आपको दिया रहेगा, बस आपको कैश इनफ्लो के साथ डिस्काउंट फैक्टर इनका मल्टीप्लाई करना है, सारे अमाउंट का। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल पीवी ऑफ कैश इनफ्लो निकल के आ जाएगा। तो अब टोटल पीवी कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप करते हो, यानी आप 3,11,630 में से 2 लाख माइनस करते हो तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 1,11,630। तो डिसीजन रूल यही होता है, अगर एनपीवी जीरो से बड़ा है तो आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये आपको दिया रहेगा, बस आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है और इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना है, और कुछ भी नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में। फिर आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड ये दिखाता है कि आपका 1 रुपया, हर 1 रुपए इन्वेस्टमेंट का, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उसका हर 1 रुपए के बदले में आपको कितना रुपए मिल रहा है वापस। हर 1 रुपए में, हर 1 रुपए के बदले आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का आंसर 1 से ज्यादा आता है तो आप एक्सेप्ट करते हो, 1 से कम आता है तो आप क्या करोगे बेटा, रिजेक्ट कर दोगे। और रेशियो में इसका आंसर आता है टोटल कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई टोटल कैश आउटफ्लो, ये इसका फॉर्मूला है। ये याद रख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी ने इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपए, कैश इनफ्लो 10%, डिस्काउंट फैक्टर आपका 10% दिया हुआ है। तो ये डिस्काउंट फैक्टर जो अपने आप नहीं निकलता है, ये दिया रहता है चार्ट के अंदर। तो पहले साल में 50,000 कैश इनफ्लो था, दूसरे साल में 40,000 था, तीसरे साल में 30,000 था। 10% डिस्काउंट फैक्टर में 0.909, 0.826, इनका मल्टीप्लाई कर दो जैसे एनपीवी में करते हैं ना, तो इनका मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों का आपस में तो आपके तीनों आंसर्स आ जाएंगे। अब टोटल कैश इनफ्लो चाहिए तो प्रेजेंट वैल्यू जो आपने निकाली है इनको, ये जो आपने दोनों का इनका इसका मल्टीप्लाई किया है, कैश इनफ्लो का डिस्काउंट इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ है। अब आप इन तीनों का जो आंसर आएगा उसको जोड़ दीजिए, ये आपका आ गया टोटल कैश इनफ्लो 1,01,020 डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल कितना था, शुरू में कितना लगाया मैम, शुरू में 1 लाख लगाया, तो डिवाइड कर दोगे तो 1.01 आया। तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपका आंसर वन, पीआई का आंसर 1 से ज्यादा आता है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, तो 1 से ज्यादा ही है, 1.01 है, तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी अच्छा पैसा मिलेगा, 1 रुपए के बदले आपको काफी अच्छा मिल रहा है। यानी हर एक एक रुपए का हिसाब रखते हैं यहाँ पे। फिर आता है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वही होता है जब एनपीवी जीरो हो जाए, जब आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होता है वही आपका आईआरआर का रेट होता है। आईआरआर का मतलब ये होता है कितना रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट कमा रही है, प्रोजेक्ट कितना रेट ऑफ रिटर्न कमा रही है। ये ट्रायल और एरर मेथड पे चलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन सा ऐसा मेथड है जो ट्रायल और एरर पे चलता है, तो मैम आईआरआर चलता है। हमें बेटा अपना डिस्काउंट रेट जब तक ट्राई करते रहना है जब तक हमारा एनपीवी जीरो ना हो जाए। जब तक हमारा एनपीवी जीरो नहीं हो जाता तब तक हमें ट्रायल करना ही पड़ेगा। पहले हमें डिस्काउंट 10% पे रख के देखना पड़ेगा, फिर हमें डिस्काउंट 11% पे देखना पड़ेगा, फिर हमें 12 पे भी करके देखना पड़ेगा। जब तक एनपीवी की वैल्यू जीरो नहीं आ जाती तब तक, कभी 10 की जगह हम शायद कम करके भी देख सकते हैं, 8% करके देखो। तो ऐसा रेट चुनना है, रेट ऑफ रिटर्न जहां पे आपका एनपीवी जीरो आ जाए। और जब तक आपको वो रेट ऑफ रिटर्न मिल नहीं जाता तब तक आप ट्राई करते रहो, 8, 6, 5, 10, 11, 12, जितना ट्राई, जब तक आपका एनपीवी की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। तो ये इसका फॉर्मूला है, हायर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कैश इन
इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन रेट, और ये लोअर रेट का सेम फॉर्मूला है, वही है, ठीक है। तो इसमें बस यही ज्यादा रहता है कि एनपीवी को जीरो करना होता है हमें यहाँ पे। तो चलिए, आपका पूरा बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। और अब आपका पूरा यहाँ पे फाइनल था ये। अब एमसीक्यू की सीरीज चलेगी टॉपिक वाइज, यानी यूनिट वाइज मैं आप लोगों को एमसीक्यूज करा दूंगी आपके एग्जाम से पहले। और ये कंप्लीट मिक्स्ड मैराथन भी आपकी ले लूंगी, जिसमें मिक्स्ड एमसीक्यूज रहेंगे, पहले यूनिट वाइज फिर मिक्स्ड वाले। तो चलिए, सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।